जजेस को समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया, जितनी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जितनी बद तहजीबी का मुजाहरा किया गया, ख़ुसूसन जो उनके 2 वकील हैं उन्होंने, फिर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ़रोग़ नसीम को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देना पड़ा था यहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। आज़म तारड़ साहब ने खुद ही आर्गूमेंट शुरू कर दिए, कम से कम 15-20 मिनट को खुद ही आर्गू कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर, अगर आपका वकील नालायक है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, आप अवान को समझते हैं कि बैरिस्टर अवान को समझते हैं कि वो नालायक है, तो आप अच्छा वकील कर लेते हैं। ये क्या बात हुई कि आपने वकील भी किया हुआ है, खुद भी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा। और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्ज़र्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब, क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो इनका खानवादा भी इस्तेमाल हो रहा है जजों को तकसीम करने के लिए। रफ़ीक तारड़ का मशहूर वाक़या सजाद अली शाह साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस के इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जजों को ख़रीदा गया। फिर सारे ही आपके सामने मलक क़य्यूम साहब का और इनकी जो एक पूरा जुडिशरी के साथ जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह बेंच फिक्सेस किए, वो एक हिस्ट्री है। और उसको बाद लेके लॉ मिनिस्टर ने आज, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बड़ी, आज इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने और आज़म तारड़ ने और एक और भी था कोई शायद, उन्होंने भी बड़ी जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे सुबह मरियम नवाज़ और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से। उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब आकर के ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये मेरा ज़ाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार देना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। एक जो पार्टी का जो सरबराह है उसकी आमरीत ख़त्म होगी, पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजबूत होगी, उसके नतीजे में जो इख्तियारात हैं पार्लिमानी पार्टी के उसको मिलेंगे। हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी ख़र्चा जो है हुकूमत ने किया, लेकिन कोई दलील में वज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फ़ैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब। देखें जी, 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का आबादी का सूबा है, पाकिस्तान का 60% है और पिछले 3 माह से तकरीबन वहाँ पर एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है। अब कितनी देर जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला जो है वो एक सूबे की गवर्नेंस को चला सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को वोटिंग हो चुकी, 186 की अक्सरियत ने वोट परवेज़ लाई को डाल दिया, 179 हमजा शहबाज के हैं। अब अगर इनके हाथ से पंजाब का इक़्तिदार निकल गया है तो उसका फ़ैसला पाकिस्तान की पंजाब की आवाम ने इंतखाबात से किया है। पहले इन्होंने लोटों के ज़रिए हुकूमत बनाई थी, वो लोटे सारे कबाड़खाना चले गए और अवामी नुमाइंदों ने आकर अपने वोटों के ज़रिए परवेज़ लाई को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। सादा सा सिंपल सा मैं समझता हूँ कि मामला है, जिस मामले के ऊपर आज सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फ़ीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। अदरवाइज़ आर्टिकल 63(1)(b) जो है, आर्टिकल 63(a)(1)(b) बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर 17 मई का वो बड़ा वाज़ेह है और यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, वो कम अज़ कम जितने आर्गूमेंट्स हमने सुने हैं, हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि केस का कोई दफा कर पाएँ। और अब ये नहीं हो सकता कि ये अनोखे लाडले
ان کا جب بھی کیس لگے گا یہ 13 جماعتیں جمع ہوں گی، جمع ہو کے جو ہے وہ ججز کے اوپر تنقید کریں، ان کے اوپر حملے کریں، بینچ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹس بنا دی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی گورننس کو مزید التوا میں ڈال دیا جائے، مزید ایک جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر بیٹھا رہے۔ یہ جو جمبو جیٹ 63 رکنی اس نے کابینہ بنا دی ہے، ان کے کابینہ کی گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ، ان کی پیز اینڈ پرکس کا خرچہ حمزہ شہباز اپنی جیب سے دیں نا، پبلک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے تو نہ دیں، کیونکہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی صورت بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دھونس کی دھمکی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہ لیے جائیں، بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ان کا بھی راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ جی ملکہ صاحب۔ دیکھیں، فواد چودھری نے پہلے بات کی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس کے پاس ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اعلیٰ عدالت کے جو ججز ہیں وہ اپنا جو اختیار ہے وہ جتھوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو 11 پارٹیوں کا پک اینڈ مکس ہے، جتھوں کی صورت میں پیش ہوئے ہیں۔ اعلیٰ عدالت کے ججز کے اوپر حملہ کیا ہے، کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور اعلیٰ عدالت کے محترم ججز جو ہیں وہ اختیار اپنے پاس رکھیں گے اور یہ اختیار جتھوں کو نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پی ڈی ایم کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک بہت ہی بہترین یو ٹرن لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپریل کے اندر اکثریت کی جماعت کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا اور کہا گیا کہ آرٹیکل 69 آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 69 آف پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے۔ پارلیمان جو ہے کمپلیٹلی سپریم نہیں ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو ہٹایا گیا کیونکہ پارلیمان کی پروسیڈنگز کے اندر مداخلت ہو سکتی تھی، لیکن آج ان کے وکیل نے کہا، پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا، اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، فاروق نائک صاحب، انہوں نے یہ دلائل پیش کیے کہ ہم تو یو ٹرن لیتے ہیں، اب ہماری دانش کے مطابق اس معاملے کے اندر پاکستان کی اسمبلیاں اور جو پارلیمان ہے اس کے اندر آرٹیکل 69 جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت وہ ٹھیک تھا جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا رہے تھے، لیکن یہاں پر اکثریت کی جماعت جو ہے اس کا جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے، پنجاب کی عوام نے جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ آرٹیکل 69 جو ہے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر چیزیں واضح ہیں۔ آپ نے اپریل کے اندر اسی کورٹ کے سامنے آ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہوگا منوان اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ آپ نے دکھایا کچھ دن پہلے کہ آپ نے پنجاب کی عوام کے فیصلے کو